हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी साइंस टीचर। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4। सॉर्टिंग थिंग्स वाला चैप्टर था हमारा। अब हम उस चैप्टर में मटेरियल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड अप ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ? टम्बलर का क्या मतलब होता है? टम्बलर का मतलब होता है कोई ग्लास जिसमें आप पानी वगैरह पीते हैं, उसे टम्बलर कह सकते हैं आप। ओके। सो आप मुझे बताइए कि पानी पीने वाला जो ग्लास है वो कभी भी कॉटन कपड़े का या फिर मतलब किसी भी कपड़े का क्यों नहीं बना हुआ होता? Why? What is the reason? Recall our experiments with piece of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep liquid. आपको पता होगा कि ग्लास को हम जनरली पानी पीने के लिए या लिक्विड के लिए यूज करते हैं, लिक्विड डालने के लिए यूज करते हैं। Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? जब हमें उसमें डालना ही लिक्विड है, हमें पता है कि कपड़ा जो है वो लिक्विड को होल्ड नहीं कर सकता, तो क्या ये मतलब पागलपन नहीं होगा अगर हम कपड़े का गिलास बनाए तो? बहुत अजीब बिजार सा कॉन्सेप्ट नहीं लगा आपको? What we need for a tumbler is glass, plastic, metal और other such materials that will hold water. ग्लास बनाने के लिए हमें एक ऐसे सब्सटेंस की जरूरत है जो पानी को रिसने ना दे, पानी को होल्ड करके रखे। Similarly, it would not be wise to use paper-like material for cooking vessel. और आपको ये भी पता है कि जो पेपर होता है या कागज जैसी जो चीजें होती हैं वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं, उनमें कुकिंग नहीं की जा सकती, इसीलिए खाना बनाने के लिए भी उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties. इससे आपको ये समझ में आया होगा कि हम कोई भी सब्सटेंस बनाने के लिए, कोई भी चीज बनाने के लिए, जिस मटेरियल से हम उस चीज को बना रहे हैं, उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज समझना पहले बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि कपड़े में से पानी सारा बह जाएगा तो आप हो सकता है कि कपड़े का ग्लास बना दो, लेकिन अगर आपको पता है कि कपड़े में से सारा पानी बह जाएगा तो आप कपड़े का ग्लास नहीं बनाएंगे। यही है, आपको मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज समझना होगा ताकि आप ये समझ सके कि उन मटेरियल्स को किस किस काम के लिए यूज किया जा सकता है and the purpose for which the object is to be used. So, what all are the properties of material that would be important for their usage? Some properties are discussed here. हम कुछ properties को अब discuss करेंगे जो शायद हमें help कर सकती हैं decide करने में कि हमें वो material किस चीज के लिए, किस चीज को बनाने के लिए use करना है। Okay? First property है हमारी क्या? Appearance. Appearance को पढ़ लेते हैं। Materials usually look different from each other. Wood looks very different from iron. Iron appears different from copper or aluminium. At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. आप देखिए बहुत जो भी आपको नेचर में चीजें दिखेंगी ना, वो आपस में दिखने में बहुत अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वुड, आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर का एग्जाम्पल ले लो। वुड जो है वो आपको डार्क कलर की, ब्राउन ब्राउन कलर की जनरली दिखाई देगी, थोड़ी मतलब ऐसे स्ट्रांग होती है। लेकिन आयरन जो है, आयरन के कंपैरिजन में वो अलग है। आयरन जो है वो आपको ग्रे कलर का दिखाई देगा, अगर उस पर जंग लगा हुआ है तो वो थोड़ा रेड रेड कलर का दिखाई देगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कॉपर को देखते हैं, वायर्स वगैरह में देखना कॉपर होता है, तो कॉपर को देखेंगे आप, वो जनरली ब्राउन ब्राउन कलर का होता है लेकिन वो शाइन करता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप एल्यूमिनियम को देखते हैं तो वो सिल्वर कलर का होता है। आपने एल्यूमिनियम फॉइल तो देखी होगी ना। तो इन सारी चीजों को हम देखकर ही अलग बता सकते हैं कि ये वुड है, ये आयरन है, ये एल्यूमिनियम और ये कॉपर है। ओके। अगली एक्टिविटी आ गई भैया आपकी। कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, chalk. Do any of these appear shiny? Separate the shiny material into a group. आपको कुछ चीजें कलेक्ट करनी है जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट एंड चॉक। इन सभी चीजों में से क्या आपको कोई भी ऐसी चीज दिखाई देती है जो चमकती है? सो इसमें से मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि कॉपर वायर शाइन करता हुआ मिलेगा एंड एल्यूमिनियम शीट जो है वो शाइन करेगी। इन दोनों को आप एक साइड निकाल लो। नेक्स्ट, नाउ ऑब्जर्व as the teacher cuts each material into two pieces and look at the freshly cut surface. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these materials occur shiny? Include these objects also in the group of shiny materials. अब इन चीजों को आप कट करके देखो, क्या आपको कट करने के बाद
वो जो मान लीजिए आपने ये एक चीज ली, इसको आपने बीच से कट कर दिया, जहां से आपने कट किया क्या वो पार्ट अलग से ही चमक रहा है? ऑफ कोर्स, जब आप कॉपर वायर कट करेंगे तो जिस पार्ट से आप उसको कट कर रहे हैं, जहां से वो कटा है, वो एकदम से बहुत ही ज्यादा शाइन करता है। सेम गोज फॉर एल्यूमिनियम, सेम गोज फॉर आयरन। जब भी आप किसी मेटल को, अभी आप आगे पढ़ोगे मेटल्स क्या होते हैं, जो मेटल्स होते हैं जनरली जब आप उनको नया नया काटते हो तो वो शाइन करते हैं, ठीक है। डू यू नोटिस दैट सच अ शाइन और लस्टर, शाइन का दूसरा ही नाम है लस्टर, लस्टर भी, लस्टर का मतलब क्या होता है? चमकना, ठीक है। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स? आप चौक को तोड़ोगे वो शाइन नहीं करता, कार्डबोर्ड को तोड़ोगे वो शाइन नहीं करता, पेपर को तोड़ोगे वो शाइन नहीं करता, पेपर को फाड़ोगे तो, ठीक है। Cut them any way as you can. Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those with or without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if they have luster. आप किसी भी सरफेस को ऐसे रगड़ भी सकते हो, जो ये सैंड पेपर होता है ना, किसी चीज को रब करने के लिए, प्लेन बनाने, स्मूथ बनाने के लिए जो एक पेपर आता है, सो उस पेपर से आप किसी चीज को रब करके भी देख सकते हो क्या उसकी रबिंग के बाद वो चीज शाइन कर रही है, उसमें लस्टर आ रहा है। जो चीजें शाइन करती हैं उसकी आप एक अलग लिस्ट बना लो। ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको क्लास टीचर ऑफलाइन स्कूल में करवाएगी, ओके। मटीरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। ऐसे मटीरियल्स जिनमें ऐसी चमक हो वो जनरली मेटल्स होते हैं। Iron, copper, aluminium and gold are some examples of metals. Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. बहुत सारे ऐसे मेटल्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको आपने नया नया काटा है तब तो वो शाइन कर रहे हैं, लेकिन आप उसको कुछ दिनों के लिए, कुछ देर के लिए साइड में रख दोगे तो उनकी वो शाइन चली जाती है। वो शाइन कहाँ चली जाती है? उस शाइनी सरफेस के ऊपर हवा, और जो हवा में मॉइस्चर होता है, पानी होता है, उसका रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से उसकी शाइन के ऊपर एक कवरिंग आ जाती है, इसीलिए आपको वो शाइन दिखाई नहीं देती, ओके। We therefore notice the luster only on the freshly cut surface. When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have a luster, okay. Next हमारी property है hardness. Next we will be talking about hardness, okay. When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. आप देखिए, अगर आप अलग अलग चीजों को प्रेस करके देखोगे, अपनी उंगलियों के बीच में दबा कर देखोगे, तो आपको फील होगा कि कुछ चीजें बहुत इजीली प्रेस हो जाती हैं जबकि कुछ चीजें प्रेस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वुड को या फिर इस पेन को देखिए, मैं अपने उंगलियों के बीच में इसे दबाने की कोशिश कर रही हूँ बट ये नहीं दब रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास कोई इरेजर है, आप उसे बहुत जोर से दबाने का प्रयास करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा दबेगा, समझे आप। तो कहने का क्या मतलब है कि ये पेन इट इज वेरी हार्ड, जबकि अगर आप एक इरेजर लेते हो दूसरी तरफ इसके कंपैरिजन में, तो इरेजर इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट। अगर आप कॉटन लेते हो, कॉटन इज वेरी वेरी सॉफ्ट। अगर आप पनीर या फिर मक्खन लेते हो, इट इज इवन मोर सॉफ्ट, ठीक है। तो चीजें जो हैं अलग अलग लेवल तक हार्ड या फिर सॉफ्ट हो सकती हैं। Take a metal key and try to scratch with it the surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object. You can easily scratch some materials while some cannot be scratched. अभी आपकी किताब क्या कहती है? आपकी किताब कहती है कि आप कोई मेटल की चाबी लो और उससे अलग अलग सरफेसेस को ऐसे घिसने की कोशिश करो। जो सरफेसेस इजीली घिस जाएंगे वो सॉफ्ट हैं और जो सरफेसेस इजीली नहीं घिसेंगे वो हार्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या क्या घिसना है इसके चाबी के थ्रू? आपको एल्यूमिनियम, वुड, कोई पत्थर का टुकड़ा, कोई कील, ठीक है, मेटल की जो कील होती है, नेल जिसको कहते हैं, कोई कैंडल, चौक या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट। तो इसमें से आप देखेंगे कि कैंडल जो है बहुत इजीली घिस जाएगा, चौक जो है बहुत इजीली घिस जाएगा, लेकिन बाकी की जो चीजें हैं वो थोड़ा हार्ड करके घिसेंगी, उन पर इतना आप जोर से घिस नहीं सकते, ओके। Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. For example, cotton or sponge is soft while iron is hard. In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think of other properties that describe the appearance of a material? इसके अलावा भी कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो देखने में प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती हो किसी चीज की?
ऑफ कोर्स थिकनेस हो सकती है, थिननेस हो सकती है, कागज बहुत पतला होता है जबकि कार्डबोर्ड उसके कंपैरिजन में काफी मोटा होता है। एंड अगर आप वुड से उसको कंपेयर करोगे तो वुड तो और भी ज्यादा मोटी होती है। तो इस तरीके से आप चीजों को कंपेयर कर सकते हो अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे भैया हम, सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे हम। क्या है ये है सॉल्युबिलिटी। क्या मतलब होता है सॉल्युबिलिटी का? कोई चीज पानी में या तेल में या किसी भी लिक्विड में घुल पाती है या नहीं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं उसे। ओके, अब इसमें पहले आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी और वो एक्टिविटी क्या है? सबसे पहले कलेक्ट सम सैंपल्स of some solid substances such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust। क्या क्या कलेक्ट करना है आपको? चीनी, नमक, चॉक पाउडर और सॉडस्ट। सॉडस्ट क्या होता है? जो आप कहीं पे अगर किसी कारपेंटर की दुकान पर जाते हैं तो वहां पे आपको लकड़ी से जो मतलब लकड़ी को घिसने की वजह से जो कूड़ा कूड़ा निकलता है ना, पाउडर टाइप जो मटेरियल निकलता है, उसको सॉडस्ट कहते हैं। ओके, टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स, फिल ईच वन ऑफ देम विद 2/3 ऑफ वाटर। उसमें पानी भर लो 5 बीकर्स में और उनमें थोड़ा थोड़ा शुगर डालो। एक में शुगर डालो, एक में सॉल्ट डालो, एक में सैंड डालो, एक में चॉक पाउडर डालो और एक में जो सॉडस्ट आप लेकर आए हो वो डालो। ये पांचों चीजें आपने डाल दी। अब इसमें डिफरेंसेस देखो, इनको घोलो थोड़ा सा और उसके बाद इसको 2-4 मिनट के लिए रख दो। उसके बाद इन सारे बीकर्स में आप डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस आता है। ओके, stir the contents of each one of them with a spoon, wait for a few minutes, observe what happens to the substances added to the water। अब ये ऑब्जर्वेशंस हमें नोट करनी है। सॉल्ट क्या हुआ भाई? सॉल्ट घुलेगा या नहीं घुलेगा पानी में? आप बताइए, आपने नमकीन पानी तो पिया होगा कभी ना कभी, ओआरएस डाल के पिया होगा, तो आप नींबू पानी पिया होगा या फिर, तो सिचुएशन में क्या नमक पानी में घुलता है? Of course, it disappears completely in water। इसका मतलब वो completely घुल जाता है पानी में and therefore it is soluble। क्या है वो? soluble है। अब शुगर की बात करते हैं। क्या चीनी पानी में पूरी तरह से घुल जाती है? Of course, आपने नींबू पानी पिया होगा, रूह अफ़ज़ा पिया होगा, कोई भी स्वीट ड्रिंक पी होगी, तो चीनी भी हाईली soluble है पानी में। यही बात इसके लिए आएगी, disappears completely in water। फिर सैंड की बात करो भाई, क्या मिट्टी पानी में घुल जाएगी? I would say no, it does not dissolve in water, so it is insoluble। क्या चॉक पाउडर पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा? Again I would say no, it is again insoluble। क्या sawdust पानी में completely घुल जाएगा? Again I would say no, it is completely insoluble। आपके ऑफलाइन स्कूल्स में आप टीचर्स को बोलना कि आपको ये समझाएं, आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं। जब आप एक्सपेरिमेंट अपनी आंखों से देखेंगे तो आप ये बात कभी भी नहीं भूलेंगे। सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी का डिफरेंस आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, you will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water। We say these substances are soluble in water। कुछ चीजें जो completely घुल जाती हैं पानी में उनको हम कहते हैं soluble, और कुछ चीजें जो नहीं घुलती हैं उनको हम कहते हैं insoluble। Other substances do not mix well with water, do not disappear even after we stir। यानी हम कितना ही मिला लें चॉक पाउडर को पानी में, कितना ही मिला लें मिट्टी को पानी में, लेकिन पानी में मिट्टी कभी भी घुलती नहीं है। वो उसका रंग थोड़ा खराब कर देगी और थोड़ी देर के बाद वो मिट्टी फिर से जमीन पर, यानी कि जो बीकर का जो बेस है उसमें सेटल हो जाएगी। ओके, ये जो चीजें हैं जो घुलती नहीं है इनको कहते हैं क्या? इनसॉल्युबल। ओके, water plays an important role in the functioning of the body because it can dissolve a large number of substances। Do liquids also dissolve in water? Of course, depend करता है। वाटर जो है हमारे शरीर में तकरीबन 70% हमारा जो शरीर है वो पानी का बना हुआ है। ठीक है, तो पानी के बनी हुए होने की वजह से हमारा शरीर बहुत सारी वैरायटी की चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकता है। टोटली सॉल्युबल होती हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया और बहुत सारी चीज़ें आप जो डेली खाते हो, जैसे कि आपको ये संतरा खाते हो उसमें सिट्रिक एसिड होता है तो वो भी डिसॉल्व हो जाता है पानी में। ठीक है, सो इस तरीके से हमारी बॉडी में जो वाटर है हमारे सर्वाइवल में हेल्प करता है। आप मुझे बताइए, क्या कोई दूसरा लिक्विड भी पानी में डिसॉल्व हो सकता है? बिफोर थिंकिंग दैट आप ऑयल और वाटर को एक बार घर पे मिक्स करके देखना। क्या ऑयल और वाटर आपस में मिक्स होते हैं? एक हिंट दे देती हूँ, नो। ठीक है, लेकिन आप ये एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखना।
लेकिन आप अगर फूड कलर डालते हो वाटर में तो वो फूड कलर बहुत इजीली मिक्स हो जाता है वाटर में। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपने घर पे ट्राई करके देखनी है। इसी के साथ इस क्लास को अभी यहीं रोकते हैं। एक्टिविटी 5 हम नेक्स्ट क्लास में छेड़ेंगे। So this class was presented to you by Schoolzy, India's first online school. My name is Amrit Kaur Pilania and हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।